हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्री क्योर में आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर नज़र डालते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा ओपन स्काईज ट्रीटी। ये ट्रीटी न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि यूएस ने रिसेंटली एक नोटिस दिया है कि वो एग्जिट कर देंगे ओपन स्काईज ट्रीटी से, एलिगेशंस लगाते हुए रशिया के ऊपर कि उन्होंने कंटिन्यूसली इस ट्रीटी की जो टर्म्स हैं उनको वायलेट किया है। तो ये ट्रीटी है क्या? ये एक अग्रीमेंट है जिसके तहत कंट्रीज़ अगर चाहें तो दूसरी किसी कंट्री के ऊपर से अपनी जो सर्वेलेंस फ्लाइट है उसको कंडक्ट करके उस कंट्री की अगर कोई आर्म्स डेवलपमेंट है तो उसके ऊपर नज़र डाल सकते हैं। एंड ये जो OST ट्रीटी है इसको कोल्ड वॉर के स्टार्टिंग में प्रपोज किया गया था बाय द देन US प्रेसिडेंट आइजनहावर। उसके बाद लेकिन रोटेशन में कब आई? 1992 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया उसके बाद इसको साइन किया गया। तो 2002 में बुश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर द ट्रीटी केम इन टू इफेक्ट एंड इसके 34 सिग्नेटरीज थे, ठीक है जी, जो कि रिकनेसां फ्लाइट एक दूसरे की टेरिटरी के ऊपर से भेज सकते थे। अब अगर हम USA का एक ट्रेंड ऑब्जर्व करें तो USA काफ़ी स्पीड से जो मेजर अग्रीमेंट्स हैं या जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे एग्ज़िट करता चलता जा रहा है। जैसे पहले जो पेरिस क्लाइमेट डील थी उससे बाहर आ गया USA कि हम इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं करेंगे, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, ये सब बोलकर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यूनेस्को से भी विड्रॉ कर लिया अपने आप को। एंड नाउ वी विटनेस के इंटरनेशनल रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, जो कि आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज वगैरह से रिलेटेड है, उनकी डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड है, इससे USA ने एग्जिट कर दिया एलिजिंग कि रशिया इसको वायलेट कर रहा है। एंड अगेन अब ओपन स्काईज ट्रीटी में भी USA रशिया के ऊपर ही जो इल्ज़ाम आता है वो लगा रहा है। अब 2021 में जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है उसको रिन्यू करना है। तो अब ये अगर ट्रेंड हम ऑब्ज़र्व करते चलें तो ऐसा हो सकता है कि USA ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी को भी अप्रूवल ना दे या फर्दर आगे रिन्यू ना करे। तो दोस्तों थोड़ा सा आपने जो काम क्या करना है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम। चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन इन लद्दाख से रिलेटेड हमारे पास एक न्यूज़ आ रही है, पिछले पूरे वीक ये जो न्यूज़ है सर्कल करती रही। सो रिसेंटली इंडियन जो गवर्नमेंट है या बेसिकली हमारे डिफेंस फोर्सेस गालवान एरिया में लद्दाख में ही एक रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कंडक्ट कर रहे थे। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ट्राई टू स्टॉप द इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्क एंड वो अपनी हैवी व्हीकल्स एंड एक मॉनिटरिंग इक्विपमेंट वगैरह लाकर उन्होंने वहीं पर खड़ा कर दिया एंड अपने टेंट बना लिए उस एरिया में, ठीक है जी। एंड अगर हम एक और ट्रेंड देखें तो 75% जो ट्रांसग्रेशन है चाइना इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर वो 2019 में सर्ज हुआ है 75% से, ठीक है जी। तो ये एक मेजर चीज़ है कि रिसेंटली चाइना जो टेंशन है थोड़ी बढ़ा रहा है इस बॉर्डर पे। तो चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या है? ट्रांसग्रेशन हम कब बोलते हैं? तो एक ट्रांसग्रेशन को कब रिकॉर्ड किया जाता है? जब हमारे जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो या फिर चाइना के केस में ITBP है, जब वो विद अ रीजनेबल सर्टेनिटी बताते हैं कि चाइनीज़ सोल्जर्स हैव क्रॉस्ड द बॉर्डर एंड वो इस साइड आकर कोई ना कोई ऐसे बिस्किट के पैकेट वगैरह या कुछ भी ऐसा प्रूफ छोड़ कर जाते हैं कि जो चाइनीज़ सोल्जर हैं जस्ट टू प्रूव कि हम इस साइड आकर गए हैं। तो जब हमारे जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है जब इस चीज़ को वो अप्रूव करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ, तो तब हम उसको एक ट्रांसग्रेशन मानते हैं। एंड 80% जो चाइनीज़ ट्रांसग्रेशंस हैं अक्रॉस द LAC सिंस 2015 4 मेजर लोकेशंस पर हुए हैं। तो वो 4 मेजर लोकेशंस में से 3 जो लोकेशंस हैं वो ईस्टर्न लद्दाख में यानी कि हमारे वेस्टर्न सेक्टर में है। तो वो जो 3 प्लेसेस हैं वो कौन सी हैं? एक तो पैंगोंग सो जो कि एक लेक है, देन वी हैव द ट्रिग हाइट्स एंड बर्डसी। तो ये जो 3 प्लेसेस हैं 2/3 ऑफ द एग्रेशंस यहीं पर हुए हैं, ठीक है जी। एंड आगे हम देखें अभी जो इशू है वो क्या है कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो LOC की तरह एक रिकग्नाइज्ड लाइन नहीं है, ठीक है जी। तो जैसे LOC को तो इंडिया पाकिस्तान ने क्या किया था, मैप के ऊपर हमने डिसाइड कर लिया था कि दिस इज़ द LOC, यहाँ से ये गुजर रही है एंड द टेरिटरी टू द वेस्ट ऑफ द LOC वो पाकिस्तानी है एंड टू द ईस्ट ऑफ द टेरिटरी वो इंडियन है। 1971 की वॉर में उसके बाद शिमला एग्रीमेंट में ये चीज़ तय हुई थी। लेकिन
चाइना के कॉन्टेक्स्ट में जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो उसका कोई एक्चुअल हमें पता ही नहीं है। तो ये काफ़ी एक मिसनोमर टाइप ही आप लगा लीजिए, फन फैक्ट है कि LAC का एक्चुअलिटी हमें पता नहीं है। तो हर जो कंट्री है, इंडिया या चाइना, उन्होंने अपनी जो लाइन है, जो जिसको वो बॉर्डर मानते हैं, वहाँ तक वो अपनी पेट्रोलिंग करने जाती हैं। तो अब हो क्या रहा है कि अब एक ऐसे कॉमन एरिया होगा, मान लीजिए ये इंडिया की तरफ से जो LAC है एंड ये चाइना की तरफ से जो LAC है, चाइना इस लाइन को LAC मान रहा है। तो जो चाइनीज़ जो ट्रूप्स हैं, अगर वो इस एरिया में आ जाते हैं ना, तो ये जो कंटेंशियस एरिया बन गया है दोनों लाइंस के बीच में, वहाँ पर जब भी कोई मान लीजिए आप ट्रूप एंटर करता है, तो उससे क्या होता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम उसको ट्रांसग्रेशन मानते हैं, क्योंकि अभी तक हमें सर्टेनिटी नहीं है कि LAC गुजर कहाँ से रही है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। एंड जो LAC की दिक्कत है वो मिडल सेक्टर को छोड़कर मेजरली ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल ही जो लाइन है वो उसकी कोई डिमार्केशन है नहीं हमारे पास। तो आगे हम देखें LAC के बारे में अगर जानें, तो इंडिया चाइना बॉर्डर को हमने 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। जो वेस्टर्न सेक्टर है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में फॉल करता है एंड 1597 किलोमीटर लॉन्ग है। हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांसग्रेशन जो है वो इस एरिया में होता है। उसके बाद हमारे पास मिडल सेक्टर है विच इज़ 545 किलोमीटर लॉन्ग एंड ये उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश की जो टेरिटरी है उसमें पड़ता है। एंड ये लीस्ट डिस्प्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने पीछे देखा कि जो लाइन है वो डिमार्केटेड ही है, या डिमार्केटेड भी नहीं कि कंसेंसस है वहाँ पर, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास जो ईस्टर्न सेक्टर है वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। तो दिस इज़ 1346 किलोमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर जो इंस्टांसेस हैं वो आते रहते हैं ट्रांसग्रेशन के, लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ जो ट्रांसग्रेशन है वो होता है हमारे वेस्टर्न सेक्टर में, ठीक है जी। तो दोस्तों अगर हम इसमें भी डिवीज़न करें तो जो वेस्टर्न सेक्टर है उसकी जो लेंथ है बॉर्डर की वहाँ पर सबसे ज़्यादा है 1597 किलोमीटर एंड मिडिल सेक्टर में सबसे कम है। आगे हम देखते हैं सर्बरस के बारे में। तो सर्बरस क्या है, CBI ने रिसेंटली अलर्ट किया है सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की जो बॉडीज़ हैं उनको एंड सेंट्रल एजेंसीज़ को कि एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि एक बैंकिंग ट्रोजन है। और रिसेंटली कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आ रहे हैं आपके फ़ोन की एप्लीकेशंस में, उनमें इसने एक लूप होल की तरह ये घुस जाता है हमारे फ़ोन्स में इस अपडेट के थ्रू। एंड क्या करता है, आपका जो फाइनेंशियल डेटा है, जो क्रेडिट कार्ड नंबर्स एक्सेट्रा हैं, उन सबको स्टील कर लेता है। अब जो इसकी हद है वो यहाँ तक पहुँच गई है कि जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको भी ये कैप्चर कर सकता है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क बन के सामने आ रहा है हमारे ये, ठीक है जी। एंड अब जो एडवांटेज है किस चीज़ की ले रहा है ये, जो भी SMS वगैरह भेजे जा रहे हैं एंड यूज़र्स को बोला जा रहा है कि ये आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए फॉर कोविड-19 एक्सेट्रा, तो उनके उन SMS के लिंक में बेसिकली इस मैलिशियस सॉफ्टवेयर का लिंक होता है, जिसके थ्रू जब जो यूज़र है वो डाउनलोड करता है उस ऐप को, तो उसके बाद ये जो ट्रोजन है वो फ़ोन में घुस जाता है, ठीक है जी। सो जो बेसिक इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, इट डिप्लॉयज इट्स मैलिशियस एप्लीकेशन यूजिंग द फिशिंग कैंपेन। तो फिशिंग जैसे हमने पहले भी एक प्री क्योर में सब इन चीज़ों को डिस्कस किया होता, फिशिंग स्मिशिंग। तो फिशिंग वही है कि आपको लिंक ऐसा भेजा जाए जिसके थ्रू जब आप उसको क्लिक करो तो वो आपके फ़ोन में आ जाता है, जो भी आपका ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है जी। तो दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने क्या करनी है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है आपको पता होना ज़रूरी है। एंड जो हमारी भीम ऐप है, ये क्वेश्चन प्री में भी आ चुका है पहले, तो भीम ऐप में क्या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है या 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये आपको सर्च करके बताना है। ऑल्दो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इकॉनमी में हमने डिस्कस किया भी हुआ है ये, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, 1 in a million सुपर अर्थ की बात करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी के एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली 1 in a million सुपर अर्थ प्लैनेट को ढूंढा है, विच इज़ अ वेरी रेयर कमोडिटी। क्यों? क्योंकि जो ये न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट है वो काफ़ी कम नंबर्स में होते हैं, विच आर एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स एंड जिनका साइज़ और ऑर्बिट ऑलमोस्ट अर्थ के साइज़ और ऑर्बिट के बराबर है, बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेयरिटी में मिलती हैं ये चीज़ें। अदरवाइज़ जो आपने सुपर अर्थ्स देखे होंगे यूजुअली जो उनका मास है वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा 10 फोल्ड ज़्यादा होता है एंड मोर ओवर उनका रेडियस वगैरह भी ज़्यादा होता है। लेकिन हम उनको बोलते क्यों हैं, क्योंकि वो उसी हैबिटेबल जोन में जो प्रेजेंट होते हैं अपने स्टार के, तो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज सुपर अर्थ्स। की अर्थ से बड़े हैं लेकिन जो ऑर्बिट है या जो उनका गोल्डीलॉक्स जोन है बेसिकली वहाँ पर प्रेजेंट है अपने
उसके अपने स्टार के, तो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज सुपर अर्थ्स। ठीक है जी। तो जो होस्ट स्टार है इस नए प्लैनेट का, उसका मास तो काफ़ी ज़्यादा कम है, 10% ही है सन के मास के, लेकिन जो उस प्लैनेट का ईयर हम देखें तो इट इज़ ऑफ 617 डेज़। तो जो प्लैनेट है थोड़ा अर्थ के कंपैरिजन में स्लोअर पेस पे घूम रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स का ये अनुमान है कि जो मास है इस सुपर अर्थ का, दैट इज़ समवेयर बिटवीन दैट ऑफ अर्थ एंड नेपट्यून, एंड जो उसका ऑर्बिट है वो कहीं वीनस और अर्थ का ऑर्बिट है उसके कहीं बीच में लाई करता है अपने स्टार के। ठीक है। तो ये जो एरिया है बेसिकली हैबिटेबल जोन है, गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं इसको, तो इसीलिए सुपर अर्थ इसका नाम है। एंड जो अपने मास की रेंज भी देख ली इसकी। तो इस प्लैनेट को हमने ढूंढा है कैसे? माइक्रो लेंसिंग इफ़ेक्ट से। माइक्रो लेंसिंग इफ़ेक्ट का मतलब क्या है कि जब एक प्लैनेट और उसका होस्ट स्टार, जो पीछे से लाइट आ रही है, किसी और स्टार से लाइट आ रही है, अपनी कंबाइंड ग्रेविटी को यूज़ करके उस लाइट के जो इफ़ेक्ट को मैग्नीफाई कर देते हैं, या उसके आप बोल लीजिए जो रूट है, जो उसका प्रोपोगेशन है, लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है, उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं माइक्रो लेंसिंग इफेक्ट। तो दोस्तों कोई ऐसा प्री का क्वेश्चन भी आ सकता है कि माइक्रो लेंसिंग इफेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता है अब कि ये प्लैनेट से रिलेटेड है या फिर प्लैनेट और स्टार, होस्ट स्टार से रिलेटेड है। तो इस फिनोमिनन को यूज़ करके हमने क्या किया है, इस प्लैनेट को ढूंढा है, इस 1 in a million सुपर अर्थ को ढूंढा है। एंड ये इफ़ेक्ट भी मिलना काफ़ी ज़्यादा एक रेयर है। तो अब दो हमने रेयर चीज़ें कर ली, एक तो इस मास और इस साइज़ का जो प्लैनेट मिलना काफ़ी रेयर है, एंड दूसरी चीज़ माइक्रो लेंसिंग इफ़ेक्ट के थ्रू एक प्लैनेट को ढूंढना, वो भी काफ़ी रेयर था। तो दैट इज़ वाई अब रेयरिटी पे रेयरिटी कंबाइन हो गई है, ओवरलैप कर गई है, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। And now before we wind up, let me inform you about the courses that we are running for UPSC 2021. जनरल स्टडीज़ के लिए प्री प्लस मेंस बैच यानी हमारा PCM बैच है, जिसमें आंसर इवैल्यूएशन एंड विदाउट आंसर इवैल्यूएशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है आपके पास, एंड आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज कर सकते हैं। ऐसे कोर्स है हमारा फॉर 2021, एंड ऑप्शनल के दो हमारे पास कोर्सेज हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। उसके बाद इन सभी कोर्सेज़ की अगर आप कोई कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, PCM प्लस एसए या PCM प्लस ऑप्शनल या PCM एसए एंड ऑप्शनल, वो भी आपके पास ऑप्शन है। एंड फाइनली हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें आप विद वीडियो सोल्यूशंस या विदाउट वीडियो सोल्यूशंस आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन कोर्सेज़ को परचेज़ करे बिना भी आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग, द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग, तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। sleepyclasses.com पर जाकर वहाँ पर डोनेट का बटन है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द day. Thank you for watching.